तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुत्तहिद होकर बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो के मरो शोर मचाते क्यों। हमारे हिंदुस्तान के सबसे काबिल सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब वो पटना का दौरा किए थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार को जापान बनाया जा सकता है। तेजस्वी यादव मीडिया से बात करते उसने कहा था कि बिहार में जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, गरीबी, हम उसको ख़त्म करेंगे, 15 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, वो गुर्बत व अफलास को ख़त्म करने की बात जो है उनके अब्बा हुजूर भी हमेशा करते रहे, लेकिन बिहार की क्या हालत उन्होंने किया वो तो सारी दुनिया जानती है। बिहार की जग हसाई पूरी दुनिया में हुई। हकीकत का एतराफ़ करनी चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी सत्ता में आने के बाद इन्होंने काम किया है, सच्चाई है, कमी बेशी हर इंसान में होती है। नीतीश कुमार जी ने हर शोबे जात में काम किया। करने में वही तो नाकाम रहे, गुर्बत ख़त्म करने में मुकम्मल तौर से वो भी नाकाम रहे, इसी शोबे में वो फेलियर रहे। तो अच्छा कैसे कह रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में वही है, सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको अचानक ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब देखिए, रोज़गार का अवसर उन्होंने बढ़ाया है, बिहार की सड़कें ठीक हुई, आप हर मिनट पर सड़कों से पेट नहीं भरेगा ना जी, पेट भरेगा ना, सड़कों से पेट भरेगा। हर मिनट पर आपको एक ऑटो गुजरता हुआ मिलेगा, मालूम है, ये सब रोजगार का जरिया है। रोड नहीं था, ऑटो नहीं था, ऐसी बात नहीं कि हिंदुस्तान में ऑटो अभी 10 साल पहले आया या 5 साल पहले। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से हिंदुस्तान के हर शोबे, हर स्टेट में ऑटो चल रहा था। सिर्फ बिहार के गाँवों में, इलाके में, बिहार के ज़िला सब में नहीं चल रहा था ऑटो। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, सड़कें अच्छी हुई, रोज़गार का अवसर बढ़ा, ऑटो से पेट भर रहा है, लोग उसके ज़रिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऑटो बनाने वाला, ऑटो बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला, उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी। हर आदमी नहीं चला सकता, हर आदमी नहीं, लेकिन ये क्या है, आम लोगों के रोजी रोटी का ज़रिया नहीं हुआ। कंपनियां बैठाई जाती, नौकरियां दी जाती, बड़ी बड़ी मतलब कंपनियों के ज़रिए ये सब रोज़गार के अवसर दिए जाते, किसानों को बिजलियां दी जाती, खेतों तक बिजली के लाइन बिछाए जाते ताकि अच्छे ढंग से किसानी करके। अरे बिहार का सबसे बड़ा गरीबी का सबब क्या है? या आधा बिहार सूखा रह जाता है और आधा बिहार भीगा रह जाता है, यानी तर हो जाता है, पानियों से लबरेज रहता है। मतलब दोनों आफत है, सूखा भी खेती के लिए आफत और पानी भी खेती के लिए आफत। तो इस पॉइंट पर गौर नहीं किया नीतीश कुमार जी ने। हमारे हिंदुस्तान के सबसे काबिल सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब वो पटना का दौरा किए थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार को जापान बनाया जा सकता है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि बिहार को जापान सर कैसे बनाया जा सकता है? तो कहा, यहाँ पानी की कमी नहीं है, और जहाँ पानी की कमी नहीं है उसको दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता इलाका बनाया जा सकता है। पानी इतनी बड़ी कुदरती दौलत है। तो नीतीश कुमार जी एक दानिश्वर मुख्यमंत्री होने के बावजूद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के उस जुमले पर उन्होंने गौर नहीं किया। अगर वो उस पर ध्यान दिए होते तो यकीनन आज बिहार से 50% गुर्बत का खात्मा हो गया रहता। अभी कुछ दिन पहले जब मेरे लोगों से बात की तेजस्वी के बारे में, तो उन्होंने कहा तेजस्वी से हमें उम्मीद है, यंग युवा है, यूएन के एक IAS के टीचर हैं, कहा था कि बिहार के जो तेजस्वी यादव यंग है उनसे उम्मीद है वो बदलाव ला सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं उदास इस बात को लेकर के रहता हूँ कि इल्म एक रोशनी है, इल्म एक नूर है। इसके बगैर इंसान किसी भी शोबे में तरक्की नहीं कर सकता। हमारी सबसे बड़ी कमनसीबी है बिहार के लोगों की, बिहार के अवाम की, कि तेजस्वी यादव जी पढ़े लिखे नहीं हैं। ये पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। तेजस्वी यादव जी के कंधे पर बिहार के हुक्मरानी का बोझ आना था तो लालू प्रसाद जी को चाहिए था अपने बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाए लिखाए। शायद वो कोशिश किए हों, तेजस्वी यादव जी नहीं पढ़े हों। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, मैं बहुत सख्त हूँ इल्म और जिहालत के मामले में। मैं कभी इस बात पर भरोसा कर ही नहीं सकता कि एक अनपढ़ आदमी बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है।
ये वो पढ़े लिखे नहीं है, जिसकी वजह से उदासी रहती है। अभी तो वैसे उन्हें मौका नहीं मिला है। जैसे अकबर के दौर में, अकबर बहुत बड़ा शासक था, हिंदुस्तान का बादशाह था, बल्कि शहंशाह आज़म कहा जाए, इतना बड़ा ओहदा उसको बाप दादा की मीरास से मिला हुआ था। लेकिन अकबर के दौरे हुकूमत का जायज़ा लीजिए, तारीख़ के पन्नों को पढ़िए, तो परेशानियों, उलझनात वगैरह वगैरह से जो है पूरी हुकूमत उसकी लबरेज मिलेगी। वजह क्या है? उसका सबब था जहालत। चूँकि अकबर को वरासत में बहुत ऊंचा ओहदा तो मिला था, लेकिन उसने इल्म हासिल नहीं किया था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, जिसकी वजह से जो काम नहीं करनी चाहिए था हर वो काम, हर वो फेल वो किया। तो लिहाजा ये हमारा तजर्बा है, हमने इतिहास पढ़ा है, हमने तारीख़ की वरक़ गर्दानी की है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके अंदर तालीम नहीं है, उससे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। तो है उनके पास सियासत का माना है हिकमत अमली। लफ्ज़ सियासत जो है ये बहुत खूबसूरत जुमला, हिकमत अमली। हिकमत अमली उसी के अंदर आ सकती है जिसकी इतिहास पर, तवारीख़ पर, जिसकी जोग्राफ़ी पर वगैरह वगैरह जो इल्मी मामलात है उस जिसकी दस्तरस हो। बगैर पढ़े हुए, बगैर इल्म हासिल किए हुए भाई सियासी पकड़, अरे ये वरासत में मिली है जिसको आप सियासी पकड़ मान रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी ने जो पूरी ज़िंदगी मेहनत किया, वो बीमार पड़े, वो इस लायक नहीं रहे, सेहत से मजबूर रहे, तो उनकी जगह पर उनका साहबजादा जो है सिंहासन पर आकर के बैठ गया है। सियासी सूझबूझ कहाँ है उनके पास। अभी जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, बिहार के अंदर जो जाति जनगणना हुई, देखिए इसको जनगणना मानते हैं या सर्वे मानते हैं? दोनों में फर्क है। इंग्लिश में सर्वे कहा जाता है। सर्वे का मतलब ये होता है कि आदमी एक दो को देखे, अच्छा, ठीक, दे तो वही हुआ है ये बिहार में। क्या जाति जनगणना हुआ है, यानी घर घर जाकर के पूछा गया है कि उस घर में कितने अफराद हैं, कौन कितने पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं हुआ, कई सारे गांव में तो लोग पहुंचे ही नहीं। तो लापरवाही हुई। ये जनगणना कैसे कह रहे हैं? तो हुकूमत की ये गलती न, मेरे घर पे और इस इलाके में मैंने देखा कि बैठ करके जो लोग, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, वो बाज़ाब्ता कॉलम था, इस घर में कितने अफराद हैं, कौन कितने साल के हैं, कौन कितने पढ़े लिखे हैं, कौन क्या करते हैं, सालाना आमदनी क्या है, सब कुछ उन लोगों ने पूछा, रजिस्टर मेंटेन किया। और पूरे ज़िला के तो हालात को हम नहीं जान रहे हैं, तो लेकिन मैल मौका पर आई है। अब यहाँ पर भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जाति जनगणना की जो रिपोर्ट आई है वो चौंका देने वाली है। सबसे ज़्यादा तादाद में बिहार के अंदर मुस्लिम समाज की आबादी है, जातियात के बुनियाद पर। चूँकि हुकूमत जो है, अरे मुसलमान अपने आप को शेख, सैयद, मुग़ल, पठान मानता है, लेकिन हुकूमत जो है पूरे मुसलमान को एक ही कैटेगरी में रखे हुई है। यहाँ पर न एसटी है, न कुछ है, न कुछ है। तो सबसे बड़ी तादाद है और सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हालात में मुसलमान ही है बिहार का। अब हम नीतीश कुमार जी वज़ीर आला की बारगाह में ये अपील करेंगे कि वज़ीर आला जी, आपने ये काम बीजेपी की आंखों में आंखें डाल करके आपने किया। बीजेपी ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी आप उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ गए और आपने ये काम करवाया। जब आपने ये काम करवाया है तो उस वक्त हम मानेंगे कि आपने ये काम अच्छा किया, जब जो लोग पिछड़े हुए हैं, ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, उन लोगों के फलाह बका के लिए, उन लोगों की तरक्की के लिए तालीमी मैदान में, सियासी मैदान में, इक़्तिसादी मैदान में आप कोशिश करें, आप हुकूमती सतह से मदद करें। कह रहे 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है उनके लिए। देखिए, वो तो चुनावी हर नेता का वो हो, अच्छा है मास्टर स्ट्रोक हो उनका, लेकिन वो जब काम करेंगे तब, नहीं तो उनके लिए ये गले की हड्डी बन जाएगा। वह खुलासा ही हुआ ना, उन्होंने 2024 के इलेक्शन के लिए किया वो, या बिहार के तरक्की के लिए ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तब तो वो बैकफुट पर आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? हमें नीतीश कुमार जी से तो उम्मीद रहती है, चूँकि अभी तक उस आदमी ने बहुत सारे शोबाजात में काम किया है, सच्चाई है, हकीकत से अक्सर खारिज नहीं किया जा सकता।
लेकिन बहुत सारा शोबा जो है तिश्नगी का शिकार रहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी वो अपनी जाति जनगणना के रिपोर्ट के मुताबिक जो हकीकत में पिछड़ा वर्ग है उसके लिए खासा हद तक काम करेंगे। लेकिन आपने सही कहा, मेरे जहन से ये बात निकल रही थी। अभी जो बिहार का बजट पेश किया गया है, कुछ दिन पहले बिहार का बजट आया है, सालाना बजट आता है हर हुकूमत का, उसके अंदर अल्पसंख्यक विभाग को बहुत हद तक नज़रअंदाज किया गया है। तो इससे पता चल रहा है, आप सच कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जब जाति जनगणना करवाया, जब उनके पास रिपोर्ट मुकम्मल पहुंच गई कि भाई किस शोबे में कौन सी कौम, कौन सी जाति काफ़ी पिछड़े हुए हालत में है, तो उन्हें चाहिए था कि वो कोशिश करते इसके लिए। लेकिन उन्होंने बिहार के सालाना बजट में जो है अल्पसंख्यक समुदाय को एकदम निराश कर दिया है। 2024 के इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया या इंडिया? 2024 के चुनाव के बारे में हमारा जो मौक़िफ़ है, ये इंडिया गठबंधन जो है, सबसे पहली बात तो इन लोगों को 2 साल पहले करनी चाहिए था, तो 1 साल पहले कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उधर ममता बनर्जी की टीम जो है बंगाल में जो है हू हल्ला मचाई हुई है कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार दीदी है। मैं इस पे भी आऊँगा, ये सवाल करूँगा जी। तो बहरहाल इंडिया गठबंधन के जो लीडरान हैं उन लोगों को गौर करनी चाहिए और मजबूत लाए अमल तैयार करके, सिर्फ गठबंधन बना लेने से नहीं होगा। आज आपके पास शबीह नहीं है, चेहरा नहीं है पेश करने के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का। इस तरह से चुनाव नहीं होता है और ये कोई सियासी मामला नहीं। राहुल गांधी को इस काबिल आप नहीं समझते क्या? वही बात है। तो ये तो इंडिया गठबंधन को फैसला करनी चाहिए ना, इंडिया गठबंधन को फैसला लेना है। जो इंडिया गठबंधन के नेता है जैसे लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी वगैरह वगैरह, तो इन लोगों को फैसला लेना है ना, इन लोगों को बैठक करनी है और अपने में से ही मुत्तफ़क़ा राय से किसी के सर पे वो ताज सजाएगा। सियासी समझ के एतबार से हमें बताइए कि किसे पीएम होनी चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली में मीटिंग हुई, उसने खरगे जी का नाम पेश किया पीएम के लिए। आपको क्या लग रहा है, आप मतलब कोई ऐसा चेहरा आपके ज़हन में जो परफेक्ट बैठ रहा है पीएम के? ये देखिए, ये जो अलग अलग अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है, यही फितना इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। और हम जैसे ज़िम्मेदार लोग फिर कोई नाम ले, कोई ज़रूरी नहीं है जो मेरी पसंद हो सबकी, फिर कोई नाम लेकर गोया कि उसमें फितना फैलाना, अपनी ज़ाती राय को किसी के सर पर मुसल्लत करना है, थोपना है। तो मैं ये सिर्फ पैगाम दे सकता हूँ, अगर हमारी आवाज़ नहीं पहुँचे बड़े लीडर के पास, तो जैसे आरजेडी के से बी क्लास सी क्लास के जो लीडरान हैं उन लोगों तक भी पहुँचे, तो वो अपने आला कमान तक ये फ़िक्र पहुँचाए, जदयू के जो लीडरान हैं वो पहुँचाए, कांग्रेस के लीडरान पहुँचाए, तब जाकर के मसले का हल होगा और इसको सीरियस लेना पड़ेगा। और मैं अपनी ज़ाती राय पेश करूँ तो ये एक और फितना होगा, और अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना जो होता है वो कत्ल से ज़्यादा सख्त है। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की हुकूमत फिर बरसरे इक़्तिदार हो। इसने हिंदुस्तान की गंगो जमनी तहजीब को पामाल कर दिया है। तो कुछ लोग मेरे इस जुमले की वजह से कहते हैं कि कभी आप कांग्रेस की बुराई करते, कभी आरजेडी की, कभी भी। अरे बीजेपी खुला दुश्मन है, लेकिन जो हमारे सेकुलर पार्टियां जो कहला रही है उससे अपने हक की बात नहीं करेंगे। अपने हक की मांग रखना, अपने हक की बात करना, क्या ये बगावत है? हरगिज नहीं। हम अपने हुकूक की लड़ाई उनसे लड़ेंगे, चूँकि आपको हम वोट देते हैं, हमारी कौम के लोग आपको वोट करते हैं, लिहाजा हम अपने हक की बात आपसे करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुत्तहिद होकर बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो के मरो शोर मचाते क्यों। बहुत शुक्रिया।